डियर स्टूडेंट्स एंड फिजिक्स लवर्स, दिस इज रितेश सिंह। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट्स पर कैलकुलेट किया था और उसमें हम लोगों ने देखा था एक चार्ज रिंग था और चार्ज रिंग्स के वजह से उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। दूसरा हमने देखा था एक चार्ज आर्क था या एक चार्ज रॉड थी, सर्कुलर रॉड था, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। तीसरा हमने देखा था कि एक चार्ज नॉन कंडक्टिंग डिस्क है और उस डिस्क के एक्सिस के किसी पॉइंट पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी। तो आज के लेक्चर में हमारा पूरा का पूरा लेक्चर लाइन चार्ज के ऊपर बेस्ड है और हम लोग यहाँ पर एक फाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से उसके इर्द गिर्द हम कुछ पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो कुछ डिफरेंट कंडीशंस लेंगे और इसके बाद फिर हम लोग लास्ट में इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से उसके नज़दीक के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी उसकी हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट लाइन चार्ज। ठीक है, और इसमें हम सबसे पहले लेते हैं ठीक, ये हमारे पास एक लाइन चार्ज, इसके ऊपर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसके ऊपर प्लस चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मतलब एक लाइन चार्ज है जिसकी लेंथ है, इसकी कोई विड्थ नहीं है, ऐसे इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है Q को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक, इसके ऊपर जो टोटल चार्ज दिया गया है वो है आपका Q और इसकी लेंथ है L। ठीक, अब इसके इस वाले लाइन पर चाहे इधर या इधर कोई एक पॉइंट है P जो इस कॉर्नर से A डिस्टेंस पर है और उस पॉइंट पर P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है इस टोटल लाइन चार्ज की वजह से। और यहां से इसके डिस्टेंस हमने आपको बता दी है कि ये डिस्टेंस है A। ठीक, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये बताओ कि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर ही होगी इस पॉइंट पर। ठीक, इसके जस्ट बगल में मतलब जो भी पॉजिटिव चार्ज हैं सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे तो इसी डायरेक्शन में देंगे। तो अब देखो ये कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी है। कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी के लिए हम लोगों ने बात क्या की थी कि सबसे पहले हम एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट लेंगे चार्ज का और उस स्मॉल एलिमेंट के वजह से जिस गिवन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे और उसके बाद उस फॉर्मूले को हम लोग एक प्रॉपर लिमिट से इंटीग्रेट करेंगे, एडिंग और सब्ट्रैक्ट ये कैंसिलिंग कंपोनेंट्स को देखते हुए। ठीक, तो इसके लिए हमने क्या किया कि यहां पर एक हमने चार्ज एलिमेंट ले लिया और ये चार्ज एलिमेंट इस पॉइंट से x डिस्टेंस पर है। ये डिस्टेंस हमारी है x और जितना चार्ज हमने एलिमेंट लिया है इस चार्ज एलिमेंट, चूंकि ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पर चार्ज है हमारा है dq और ये जो डिस्टेंस होगी इसको हमने नाम दे दिया dx। ठीक है, इस P पॉइंट से ये कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे। ठीक है, या हम ये कहेंगे कि इस dq चार्ज के वजह से ये P पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया, एक स्मॉल चार्ज एलिमेंट लिया। ठीक, तो अब उसके पहले हमें क्या देखना होगा, अगर इस पे टोटल चार्ज लेमडा है और टोटल लेंथ इसकी L है तो हम पहले इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी पता करें जिसको हमने नाम दिया था लेमडा और लेमडा इक्वल टू होगा Q बाई L। ठीक, तो अब यहां से हमें dq पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि dq इक्वल टू क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब एक छोटे से लेंथ पर, एक यूनिट लेंथ पर चार्ज हमारे पास मालूम है कि लेमडा है, तो dx लेंथ पर चार्ज कितना होगा, लेमडा इंटू dx, या हम इसको बोल सकते हैं q बाई एल इंटू dx। ठीक, अब इस dq चार्ज की वजह से इस p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, इधर होगी।
उसको हमने डी बोल दिया। तो अब डी देखो क्या होगा, हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिखा करेंगे। हम यहाँ पर मैं फिर से बोल देता हूँ के इक्वल टू हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये लिखा करेंगे, ठीक है। तो इसको हमने लिख दिया के। इस चार्ज की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी क्यू डिवाइड बाई इसकी डिस्टेंस कितनी है, एक्स, तो ये लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर। और डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, के इंटू क्यू बाई एल इंटू डी एक्स, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर। के डी क्यू को क्यू बाई एल इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये डी ई हो गया। अब ये बताओ कि इस पे ऐसा कोई इसका सिमेट्रिकल पार्टनर है क्या इस पूरे लाइन चार्ज पर, जो इस पॉइंट पर इसके अपोजिट कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा हो? ऐसा कुछ नहीं है। ये वाला छोटा सा पार्टिकल इसके ऊपर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ये छोटा सा पार्टिकल इस पर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ये छोटा सा पार्टिकल इस पर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ये छोटा सा पार्टिकल इस पर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। ये सारे के सारे पार्टिकल्स इस पर इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, सेम डायरेक्शन में देंगे। इसका मतलब हम सारे के सारे छोटे छोटे पार्टिकल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी उनको ऐड करना है, ठीक। अब ऐड करने के लिए हमें एक लिमिट बनानी पड़ेगी। अब वो लिमिट क्या होगी भाई, ये बताओ। यहाँ से x को हम कहाँ से कहाँ तक वेरी कराएं कि पूरी रॉड इसमें आ जाए भाई, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो इस पॉइंट से लेके ये पॉइंट क्या है, इस पोजीशन से इसकी डिस्टेंस कितनी है, a, और इस पूरे रॉड की लेंथ अगर l है तो ये पोजीशन क्या होगा, a प्लस l, ठीक। इसका मतलब अगर हम x को a से लेके a प्लस एल तक, देखो इस x को यहां से लेके यहां तक वैरी करा दें तो पूरा का पूरा इस रॉड कवर हो जाएगा और इसके ऊपर जितना चार्ज है वो कवर हो जाएगा। तो डी हमें मालूम है, तो अगर हमें इस P पॉइंट पर E पता करना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी, और इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू a प्लस एल और के क्यू डी एक्स अपॉन एल एक्स स्क्वायर, के क्यू एल डी एक्स, ठीक है। अब इसको इस लिमिट के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट कर देना है। इसमें सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है बाहर निकाल दो, के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किसका होगा, 1/x स्क्वायर डी एक्स का, और ये होगा a से a प्लस एल, ठीक। अब अगर हम इस पर बात करें तो इंटीग्रेट करना है तो ये क्या आ जाएगा, E इक्वल टू, अब देखो 1/x स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, के क्यू बाई एल, और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, x के पावर -2, उसको इंटीग्रेट करोगे तो x के पावर -1 अपान -1, तो -1/x इसका इंटीग्रेशन होगा और लिमिट होगी a से a प्लस एल तक। इस माइनस को बाहर ले लो अभी, के क्यू बाई एल, और यहाँ पर आ जाएगा 1/a प्लस एल माइनस 1/a, ठीक है। अब इस माइनस को अगर अंदर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई एल, और यहाँ पर 1/a माइनस 1/a प्लस एल, ठीक। अब अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, के क्यू बाई एल, और इसको सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम a इंटू ए प्लस एल होगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, a प्लस एल माइनस a, तो a से a कैंसिल और बचेगा l, l से ये l कैंसिल, और ये हो जाएगा के क्यू अपॉन a इंटू ए प्लस एल, और ये हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, के क्यू अपॉन a इंटू ए प्लस एल, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक चीज़ और देखो, अक्सर बच्चों से गलती ये होती है कि वो इंटीग्रेशन की लिमिट थोड़ी सी चेंज हो गई। मान लो कि किसी ने इस x को वैरी कराया a प्लस एल से और इसको घटाते हुए ले गया a तक, तो जब वो काम करोगे, अगर तुम इस इंटीग्रेशन की लिमिट, हमने लिखा है इंटीग्रेशन की लिमिट a टू a प्लस एल, और तुमने अगर इसको कर दिया a प्लस एल टू a,
तो हमने x को क्या किया है, इंक्रीज किया है, और तुमने x को क्या किया, डिक्रीज किया। जब x को डिक्रीज करोगे इसका मतलब कि जो ये टर्म आएगा इंटीग्रेशन, वो क्या होगा, आपका निगेटिव में आ जाएगा। ठीक, अगर तुमने ये लिमिट लगाया और यहाँ पर तुमने, बाकी सब तो सेम ही है, चलो अंदर ही लिख देते हैं KQ/L और dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर आप ये काम करोगे तो आपका जो रिजल्ट आ जाएगा -KQ/A इंटू A+L। अब बेटा ये माइनस साइन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, बेटा ये माइनस साइन कहीं ऐसा नहीं बता रहा है कि इस पॉइंट पर इंटीग्रेशन की वैल्यू माइनस में आई है, मतलब रिजल्ट माइनस आया है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो हमने मानी है उसके अपोजिट है, ऐसा कुछ नहीं है। ये माइनस साइन बस केवल और केवल इंटीग्रेशन के लिमिट में छेड़खानी करने की वजह से आया है। ठीक, तो अब आप ध्यान रखना कि जब भी आपने ऐसा कुछ काम किया और वहां पर आपने लिमिट को डिक्रीज किया, जैसे हम यहां पर क्या किए, x को इंक्रीज किए। देखो p से a डिस्टेंस थोड़ा कम है और p से A+L ज़्यादा है, तो हमने x को क्या किया, इंक्रीज किया। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने x को इंटीग्रेट किया है, तो उस केस में हमारे पास जो वैल्यू आई है वो पॉजिटिव आई है। लेकिन अगर आप यहाँ से इधर जाओगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आपके पास उसकी वैल्यू इंटीग्रेशन पर जो रिजल्ट आएगा वो निगेटिव। तो हमें बस उस रिजल्ट को डिस्कार्ड कर देना होता है, ये वाली चीज़ को नहीं मानना होता है। अगर तुमने ये लिमिट ले ली तब भी तुम्हारा रिजल्ट वही है, बस ये रिजल्ट आया इस वजह से है कि आपने यहां पर इंटीग्रेशन की लिमिट को क्या किया है, चेंज किया हुआ है। ठीक, तो ये आपके पास एक प्रॉब्लम है कि अगर आपसे कोई कहा जाए कि एक फाइनाइट लाइन चार्ज है जिसकी लेंथ कितनी है, L है, इसकी लेंथ कितनी हमने मानी है, यहां से यहां तक की लेंथ को हमने L बोला है। अगर इसकी लेंथ L है और इसके ऊपर टोटल चार्ज Q को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, तो इस लाइन के एक्सिस पर, ये लाइन की मतलब इस चार्ज लाइन की एक एक्सिस है, इसके इस पॉइंट पर इधर या फिर इधर किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता किया जाए, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो अब बेटा फिजिक्स में इतने ज़्यादा फॉर्मूले आ जाएंगे, हर फॉर्मूला हम याद नहीं रख सकते, हमें इसको याद नहीं रखना है, हमें बस ये तरीका याद रखना है, और जहाँ पर भी कभी कोई चीज़ मिले तो तुरंत इसको हम ऐसे ही इंटीग्रेट करके अपना रिजल्ट निकाल लें। ठीक, तो ये चीज़ है। अभी मान लो कि आपसे अगर कोई ये कह दे कि नहीं ये पॉइंट इधर ना हो के उधर होगा, तो बच्चा इसमें भी कंफ्यूज जाता है कि अब क्या करें। चलो हम यहाँ एक बार जल्दी से इसको देख लेते हैं कि क्या करना होगा। हम इस पर इंटीग्रेट नहीं करेंगे, बस केवल उसकी वैल्यू को हम पुट करके देख लेंगे। ये है, और ये पॉइंट मान लो आपका P है, यहाँ से A डिस्टेंस पे है। तो अब बताओ, अगर तुमने यहाँ पर एक dx, ये एक dq ले लिया है और इस dq की लेंथ आपके पास क्या है, x, तो आप फिर से यहाँ पर de जब लिखोगे तो de तो सेम वैल्यू मिलेगी। de की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, जो वहाँ पर आया था, क्योंकि ये आपके पास लेंथ l है और चार्ज इसके ऊपर टोटल q है, तो de क्या हो जाएगा, KQ/L dx/x²। अब यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस है x। अब हमें इस x को अगर यहाँ पर ले आएं और यहाँ से वेरी करा के यहाँ लेके चले जाएं, मतलब a से कहाँ लेके चले जाएं, A+L। बच्चे के दिमाग में एक कन्फ्यूजन होता है कि सर अगर हम इसको ओरिजिन मान लिए और इसको हम निगेटिव x एक्सिस है, तो इसको तो हमें -a लेना चाहिए और इसे -a+L लेना चाहिए। तो ले लो ना भाई, आप इस पर इंटीग्रेशन की लिमिट -a से -a+L कर दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने इस डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान लो ना, तो पॉजिटिव मान लोगे तो इसे a लोगे और इसे A+L आप लोगे, और आपका वहाँ से भी जब रिजल्ट देखोगे DE से जब हमें E निकालना होगा, तो यहाँ पर भी आपको रिजल्ट A से क्या कर दो, A+L तक। तो इस पर काम करके देखा करो, 2-3 बार 3 बार 4 बार इस तरह के पॉइंट्स बदल बदल के, मतलब इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज कर करके अपनी एनालिसिस कर लो कि कहाँ पर आपसे गलती हो रही थी, और जो गलती हुई उससे आपने क्या सीखा कि आगे कौन सी गलती इस तरह की हम नहीं करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि फिजिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में आपकी जो लर्निंग है वो आपकी गलतियों से है। जो चीज़ आपको आती है वो तो आती ही है यार, उससे क्या दिक्कत है। जो नहीं आ रही है उसकी आप कमियाँ देखो कि कहाँ पर आपसे चीज़ें गलती हुई, और उन गलतियों को बार बार रिवाइज करो, और गलतियों के रिवीजन से ही आप क्या हो जाओगे, परिपक्व हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे, और जो गलतियां नहीं जो हो रही थी वो गलतियां अब आपकी नहीं होंगी। तो ये तो रहा आपके पास
एक फाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इस एक्सिस के इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो अब हमें एक फाइनाइट लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर उसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर से ए डिस्टेंस ऊपर जाकर किसी एक पॉइंट पर वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है ड्यू टू लाइन चार्ज। ठीक, तो फिर से हम एक बार लाइन चार्ज बनाते हैं और ये हमारा दूसरा केस है, केस नंबर बी हमने बोल दिया इसको। और ये हमारे पास एक फाइनाइट लाइन चार्ज है, इसके ऊपर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, अब हम ये सब लिख नहीं रहे हैं, इसकी लेंथ L है और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये, और ये इसका पॉइंट है P। इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है इन सब के वजह से। भाई अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसको है, मान लो कि अगर ये आपका 0 है तो इस पॉइंट को हम क्या, ये ओरिजिन अगर तुम मान लोगे तो ये हो जाएगा -L/2 और ये हो जाएगा L/2। ठीक, अब हम फिर से वही काम करेंगे। इस पर लेमडा क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। टोटल चार्ज कितना दिया गया है Q और टोटल लेंथ क्या है L। अब हम इस पर एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट लें। चार्ज एलिमेंट हमने छोटा सा यहाँ पर ले लिया, इतना छोटा सा चार्ज एलिमेंट ले लिया और इस चार्ज एलिमेंट की जो विड्थ है वो dx है। यहाँ से इसकी डिस्टेंस है x, ये इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर से x डिस्टेंस पर है और ये आपकी डिस्टेंस है dx, और इसके ऊपर जो चार्ज आया वो चार्ज है dq। इस dq चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर बनेगी। एक पॉइंट चार्ज इस dq को माना जा सकता है और इसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने नाम दे दिया DE। ठीक है, अब देखो इस dq को पहले लिखे क्या होगा, सबसे पहले dq लिखते हैं हम, dq लेमडा इंटू dx। ठीक है, लेमडा क्या है Q/L इंटू dx। अब इसके वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड DE क्या होगा K 1/4πε0 और ये क्या हो जाएगा dq अपॉन इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। और हमको ये बताया गया था कि ये पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से a डिस्टेंस ऊपर है, ये x है, तो ये क्या होगा, ये पूरी डिस्टेंस √x² प्लस a²। और अगर हमें चूंकि यहाँ पर उस डिस्टेंस का स्क्वायर करना होता है तो ये फॉर्मूले में आ जाएगा x² प्लस a²। ये तो DE आ गया। अच्छा, थोड़ा सा आप देखो कि क्या इस DE के कंपोनेंट्स में कुछ कंपोनेंट कैंसिलेशन वाले हैं क्या। तो अब अगर हम इस DE के कंपोनेंट बनाएंगे तो अब आप देखो इस DE का कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इस DE का इधर बनेगा और एक कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में आएगा। अगर ये एंगल हमने थीटा मान लिया है तो ये एंगल भी अपना क्या होगा थीटा, और ये क्या आएगा DE साइन थीटा, और ये होगा DE कॉस थीटा। तो क्या कुछ कैंसिलेशन वाला कंपोनेंट है, कुछ कैंसिलिंग कंपोनेंट है। तो अब देखो जितनी डिस्टेंस पर ये आपने एलिमेंट लिया उतनी ही डिस्टेंस पर अगर तुम यहाँ भी एलिमेंट ले लोगे तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी और इसका एक कंपोनेंट इधर दूसरा कंपोनेंट इधर, तो इसका मतलब कि ये कैंसिलिंग कंपोनेंट मिल रहा है। तो एडिंग कंपोनेंट क्या है DE cos थीटा। तो हम कैंसिलिंग कंपोनेंट को हटा देते हैं और केवल एडिंग कंपोनेंट पर ही काम करते हैं, क्योंकि अगर उसको कैंसिलिंग कंपोनेंट को भी इंटीग्रेट करके अगर ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू 0 मिलेगी। मतलब इस DE का जो कंपोनेंट है DE साइन थीटा, उसका अगर हम इंटीग्रेशन करके इस डायरेक्शन के
इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे तो 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट चार्ज की वजह से इसका एक सिमेट्रिकल पार्टनर इधर है जो इसके कंपोनेंट को, अगर इस चार्ज के वजह से इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिली डी साइन थीटा, तो जस्ट इसके अपोजिट वो चार्ज एक और है जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मिलेगी। मतलब इधर के हर एक पॉइंट का एक सिमेट्रिकल पार्टनर इस लाइन के इधर भी है जो इसके इस डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो बस केवल और केवल आपका जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वही कंपोनेंट हमको मिलने वाला है और वो हमारा एडिंग कंपोनेंट है। तो हम लोग अब बात करेंगे डी कॉस थीटा की। तो के डी क्यू को हम लिख लेते हैं क्यू बाई एल, डी क्यू को हमने लिख लिया क्यू बाई एल, और डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास हो गया डी क्यू को हमने क्यू बाई एल डी एक्स लिख लिया। और कॉस थीटा, अगर ये थीटा है तो इसका कॉस ले लोगे तो कॉस इक्वल टू क्या होगा, बेस, इस थीटा के लिए बेस ये होगा और इसका हाइपोटेन्यूज दिस। तो ये हो जाएगा ए अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लें तो हमारे पास ये आ जाएगा डी ई कॉस थीटा इक्वल टू के क्यू बाई एल, के क्यू ए बाई एल, और यहाँ से आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2। तो ये आपका डी कॉस थीटा आ गया। मतलब इस डायरेक्शन में जो एडिंग कंपोनेंट है वो आपको मिल गया। अब अगर आप इसे इंटीग्रेट कर दोगे एक प्रॉपर लिमिट में तो आपके पास इस डायरेक्शन में जितने इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं सारे के सारे वो ऐड करके आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में मिलनी है, इसी डायरेक्शन में हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलनी है। इस डायरेक्शन में तो हमें कुछ नहीं मिलना है क्योंकि ये इसको कैंसिल करेगा। ठीक, तो अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो जो हमें ई मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पर, तो वो ई हमें मिलेगा क्या, इसको इंटीग्रेट करके डी ई कॉस थीटा को, एडिंग कंपोनेंट को ऐड करके, ऐड करेंगे इसका मतलब इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसमें देखो क्या क्या वेरिएबल है और क्या क्या कांस्टेंट है। के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, ए इसकी डिस्टेंस है कांस्टेंट, एल इस रॉड की लेंथ है कांस्टेंट, बाहर निकाल दो के क्यू बाई ए अपॉन एल। अब इंटीग्रेशन किया हमने किसका, क्योंकि x कांस्टेंट नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2। और लिमिट क्या होनी चाहिए, इस x को कहाँ तक लेके चले जाएं, -L/2, और इधर कहाँ तक लेके चले जाएं, +L/2। तो पूरी की पूरी रॉड कवर हो जाएगी। मतलब -L/2 से हमें L/2 तक इसको ले जाके इंटीग्रेट कर देना है। अब बात आती है कि इस फंक्शन को इंटीग्रेट कैसे किया जाए, ये इंटीग्रेशन कैसे हो। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें यूज करना पड़ेगा। और इस ट्रायंगल को हम एक बार फिर से अलग से बना रहे हैं, क्योंकि मेन चीज़ होती है आपको मैथमेटिक्स में तो भाई सारी चीज़ें दी होती हैं कि लिमिट आपके पास ये है, सारी चीज़ें दी गई होती है और आपको केवल इंटीग्रेशन परफॉर्म करना होता है। फिजिक्स में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उस इंटीग्रेशन की लिमिट भी डिफाइन हमें खुद करनी होती है कि हम कहाँ से कहाँ तक ये सारी चीज़ लेंगे तो हमारे पास ये पूरा का पूरा सिस्टम कवर हो जाए, जो हमारी डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो हमें मिल जाए। तो उसके लिए हमें अपनी लिमिट यहाँ पर डिसाइड करनी होती है। मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन दे देगा कि परफॉर्म दिस इंटीग्रेशन, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर ये नहीं कहेगा कि आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करो। हमें तो समझना है कि हमें इंटीग्रेशन करना है कि डिफरेंशिएशन करना है, हमें अपनी लिमिट क्या लगानी है ये हमें समझना होगा। ठीक, तो अगर मान लो आप इस ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल में सारा खेल चल रहा है, तो अगर हम इस ट्रायंगल को ऐसे ड्रॉ कर दें तो ये ए है, ये एक्स है और ये एंगल आपका थीटा है। तो अब आप बताओ कि ये डी एक्स है और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2 है। ठीक, तो अगर हम यहाँ से x और a, नीचे x और a ही तो है, तो x और a में कुछ रिलेशन सोचो क्या होगा। x और a को रिलेट करने वाला केवल और केवल tan थीटा है। तो हम पहले इसको लिख लें कि हमें इस इंटीग्रेशन को करना है और उसका जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पुट कर देंगे। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव ये है -L/2 से L/2
dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2 इसको परफॉर्म करना। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि लेट क्या हो जाएगा, अगर देखें इसमें हम tan थीटा पहले देख लें कि tan थीटा क्या होगा। tan थीटा अक्सर हम ये मान लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू दिस, तो कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये आया कहाँ से। ये कहीं से नहीं आया, आपके क्वेश्चन में ही कोई ना कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उसी राइट एंगल ट्रायंगल से हमने सारी चीज़ें एज्यूम की। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/a। तो यहाँ से हम ये मान सकते हैं कि x इक्वल टू a tan थीटा, x इक्वल टू a tan थीटा। हमने ये मान लिया कि यहाँ पर लेट, इसको हमने मान लिया कि अब x इक्वल टू a tan थीटा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो थीटा के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा dx इक्वल टू a tan थीटा को डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। मतलब dx जनरली ऐसे होता है ये, और इसके बाद इसको हम एक स्टैंडर्ड रूल में ऐसे लिख देते हैं। अगर आप इसे थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो dx d थीटा आएगा इक्वल टू a tan थीटा को अगर थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें dx की बात करनी है तो हम d थीटा को क्या कर देते हैं, उस साइड में भेज देते हैं। तो ये आपके पास है d थीटा। तो dx इज इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप इस काम को करो, dx के जगह पर क्या कर दो, a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, और यहाँ पर आप लिखोगे x इज इक्वल टू a tan थीटा। तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। तो भाई a स्क्वायर को आप कॉमन लोगे तो उसके पावर 3/2 चढ़ेगा, और उसमें से कैंसिल होके ये a क्यूब बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर बनेगा x की जगह पर a tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, और इसके पावर है 3/2। और अभी हम चूंकि लिमिट नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो लिमिट है -l/2 से +l/2, ये लिमिट लेंथ की है। लेकिन यहाँ पर हमने अब इंटीग्रेशन का वेरिएबल थीटा कर लिया तो हम लिमिट नहीं लिख रहे हैं। अगर यहाँ पर भी कोई किसी ने लिख दिया -l/2 से l/2 तो ये लिखना गलत होगा, ठीक, क्योंकि इसको हम यहाँ पर पुट ही नहीं कर सकते, l/2 लिख ही नहीं सकते उसमें। हम क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारा वेरिएबल अब थीटा का वेरिएबल है, न कि लेंथ का। फिर जब इसको चेंज करके हम लेंथ में ले आएंगे तो अपने लिमिट रखेंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, और यहाँ पर a क्यूब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा के पावर 3/2 सेक क्यूब थीटा। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा से ये कैंसिल, 1/सेक थीटा, तो ये बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर बचेगा, बाहर निकाल दिया, और ये सेक थीटा अपॉन में बचेगा, ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा d थीटा। अब अगर आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो a क्यूब, और साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास साइन थीटा। अभी भी हम इस पर कुछ लिमिट नहीं लगा रहे हैं, हमारे पास इस पूरे सिस्टम को जो डिफ्रेंशिएट किया कुछ एज्यूम करके, तो वो 1/a स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर, 1/a स्क्वायर साइन थीटा आया। लेकिन अब इस साइन थीटा को फिर से हमें क्या करना है, वही x और a के फॉर्मेट में रख लेंगे और फिर अपनी लिमिट हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, अब बताओ, साइन थीटा इसका लिया जाएगा तो ये इसके लिए परपेंडिकुलर होगा और ये इसका क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर इस बात को लिखें तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन का रिजल्ट 1/a स्क्वायर, और साइन थीटा जो आपके पास है, साइन थीटा इज इक्वल टू x/√x² प्लस a²। ठीक है, ये रिजल्ट आया है। अब इस रिजल्ट पर हम लिमिट लगा देंगे। ठीक, तो अब सारी चीज़ें हम उसमें यहाँ पर करेंगे, इस इंटीग्रेशन की पूरी वैल्यू हम अब ये रखेंगे। तो हमारे पास जो e आने वाला है वो e क्या होगा, यहाँ पर k q a/l, और यहाँ हमारे पास जो वैल्यू आई है a² तो हम यहीं पर a² भी लिख लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं,
और ये x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया इस पूरे सिस्टम का इंटीग्रेशन। और लिमिट इस पर लगा देना है -L/2 से +L/2 तक। ठीक, करो के क्यू अपॉन L इंटू ए, और यहाँ पर आ जाएगा L/2 डिवाइडेड बाई L/2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा L²/4 प्लस ए स्क्वायर, और माइनस आएगा और x की जगह पर फिर -L/2 रखना है, तो ये अपने आप क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर फिर से L/2, और यहाँ आपके पास फिर से यही आ जाएगा L²/4 प्लस ए स्क्वायर। ठीक, अब इसको देखो तो ये जस्ट डबल ही तो है, तो इसको हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन L इंटू ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा L/2 क्या हो जाएगा, ये सेम क्वांटिटी है तो L आ जाएगा, और इसमें देखो आप यहाँ पर L²/4 प्लस ए स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे तो लिख सकते हैं L² प्लस 4a अपॉन 4, और 4 को रूट से बाहर निकाल देंगे, 1/4 रूट तो 1/2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2L। क्योंकि इन सबको हम साथ में लिख रहे हैं, इसको पहले L/2 है और ये L/2 है, बाकी सब सेम है, तो हमारे पास 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1, तो L/2 प्लस L/2 इक्वल टू L, तो ये L अपॉन अंडर रूट L²/4 प्लस ए स्क्वायर आएगा, और इसको भी हम कन्वर्ट करके 2 बाहर निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा अंडर रूट L² प्लस 4 ए स्क्वायर। आप इसे करिएगा और देखिएगा कि ये चीज़ आ रही है कि नहीं। ठीक, अब आप यहाँ से कुछ कैंसिल होगा, इस L से ये L कैंसिल हो रहा है, और क्या बच रहा है 2KQ अपॉन A इंटू L² प्लस 4 ए स्क्वायर। ये हमारे पास इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो पॉइंट है, जो ए डिस्टेंस पर यहाँ से पॉइंट है, उस पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला है। ठीक, अब हम लोग तीसरा केस और एक जनरल केस ले रहे हैं, जिसमें ये हमारे पास एक लाइन चार्ज है, और इस लाइन चार्ज से इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर, मतलब यहाँ से ए डिस्टेंस पर इस ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। ये सारी चीज़ें आपको मालूम है कि इसकी लेंथ है L, और इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना गिवन है, इस पर टोटल चार्ज है Q, इसकी लेंथ है L, सारी चीज़ें पता है। ठीक, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो उसके लिए फिर से हमें क्या लेना होगा, एक स्मॉल चार्ज एलिमेंट लेना होगा। हम यहाँ से एक स्मॉल चार्ज एलिमेंट लेते हैं, ये हमने एक स्मॉल चार्ज एलिमेंट ले लिया dq, और इस dq की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमने बना दिया इधर, इसको हम हटा देते हैं, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे। DE, ठीक है। ये डिस्टेंस यहां से जो है, ये मान लिया है x है, तो ये इतनी डिस्टेंस क्या होगी dx, और इसके ऊपर जो चार्ज मिला होगा वो चार्ज होगा dq। तो भाई इस पॉइंट से इस P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी उस पर हमें बात करनी है।
तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस वाली लाइन से, मतलब इस लाइन के इस चार्ज वाली लाइन को आगे बढ़ाइए और P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। जिस पॉइंट पर ये मिलते हैं आप उसी को अपना ओरिजिन मान लो, यहीं से सारा कैलकुलेशन, सारा मेजरमेंट करेंगे हम लोग। और ये हमारा वाई एक्सिस, तो यहाँ से ये कितना है, मान लिया कि ये क्या है, थीटा डिग्री पर ये लाइन है, ये पॉइंट थीटा डिग्री पर पड़ रहा है, ठीक। तो अगर हमें ये थीटा पता है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस P पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मान लो कि ये पॉइंट A है, तो हमें पहले सबसे पहले तो DQ और ये सब ले लें। पहले हम जो लिखते थे वो लिख लें। लेमडा इक्वल टू क्या होगा, Q/L। DQ क्या होगा, लेमडा dx या फिर Q/L इंटू dx, ये सब काम करते थे, करें, ठीक। अब हम बात करेंगे DE, तो K DQ अपॉन PA का स्क्वायर, P और A लेंथ का स्क्वायर, तो DQ क्या होगा, K लेमडा dx अपॉन PA हम लिखें। इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो ये लेंथ A है और ये हमें पता करना है, तो अब देखो ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेनस है। इसमें देखा जाए, इस थीटा के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ये क्या होगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो इसकी जो लेंथ होगी वो लेंथ हम लिख सकते हैं कितना, A अपॉन कॉस थीटा। कॉस से रिलेटेड हैगा क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू A बाई दिस PA, तो PA इज इक्वल टू A बाई कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर PA स्क्वायर है तो हम इसको लिख लेंगे A बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर हम इसको लिखेंगे K लेमडा dx कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, ठीक। और थोड़ा सा इसको DE कर लो, वेरिएबल हम यहाँ लिख लेते हैं K लेमडा बाई A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इसके बाद dx, ठीक। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा देखो, वेरिएबल दो हो गए, एक तो वेरिएबल थीटा है और दूसरा वेरिएबल dx। दो वेरिएबल हमारे पास आ गए और उन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक। तो क्योंकि अब देखो थीटा, यहाँ से अगर हम इस पॉइंट को इधर करके लेके आएंगे तो इसका थीटा भी चेंज होगा। इस चार्ज को हम अगर यहाँ से इस पॉइंट पे लेके चले जाएंगे तो इसका थीटा चेंज होगा। इसका मतलब थीटा वेरिएबल है। और अगर हम इसकी विड्थ को, भाई ये इधर आ रहा है, इसका मतलब ये x इधर आ जाएगा, इस पॉइंट पर x की वैल्यू ये होगी। अगर आपने ये चार्ज एलिमेंट यहाँ ले लिया तो x की लेंथ ये होगी, चार्ज एलिमेंट ये ले लिया तो x की जो वैल्यू ये होगी। इसका मतलब x भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है। दो वेरिएबल इसमें हैं, दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल हमें हटाना पड़ेगा। कैसे हटाए, सेम वही चीज। अगर इस ट्रायंगल में देख लिया जाए, इसी ट्रायंगल में, तो आप बताओ tan थीटा इक्वल टू क्या होगा। इस ट्रायंगल में tan थीटा इज इक्वल टू, अगर ये थीटा है तो इसका हमारे पास देखा जाए, इस थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर और ये बेस x बाई a, तो x इक्वल टू a tan थीटा। तो अगर x इज इक्वल टू a tan थीटा है तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं dx इक्वल टू a और tan थीटा का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इस dx की जगह पर हम ये वैल्यू पुट करें तो de जो हमारा होगा वो आएगा k लेमडा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, और dx की जगह पर हम लिखेंगे a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब देखो इस a से एक a कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमें de जो मिलने वाला है वो होगा k लेमडा
और ये आ जाएगा के लेमडा बाई ए, और यहाँ पर आ जाएगा डी थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ए से एक ए कैंसिल हो गया, ए के लेमडा आपके पास है, तो ये आपका मिल गया डी ई। तो हम लोगों ने इस छोटे से चार्ज एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर ली। अब देखो कि क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ कंपोनेंट्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो इसका एक कंपोनेंट इधर बनेगा, इसको हम इससे बनाते हैं, एक कंपोनेंट इसका इधर बनेगा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा, और इसको हम नाम देते हैं डी ई वाई एक्सिस में है, और इसको हम लिख देते हैं डी ई एक्स एक्सिस में है। ठीक, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी आपके पास क्या होगा, थीटा होगा। तो ये हम लिख सकते हैं डी ई वाई इक्वल टू क्या होगा, डी ई कॉस थीटा, और डी ई एक्स आपका क्या होगा, डी ई साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों चीजें आ गई। अब बताओ क्या इस चार्ज एलिमेंट पर ऐसा कोई इसका सिमेट्रिकल पार्टनर है जो इस फील्ड या इस कंपोनेंट या इस कंपोनेंट को कैंसिल करेगा? कोई भी ऐसा कंपोनेंट, ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है। यहां पर अगर तुमने लिया इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये, और इसके भी दो कंपोनेंट, एक इधर बनेगा, इस पर देखोगे तो इधर उधर, सब पर देखोगे तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, और वो दोनों के दोनों एडिंग कंपोनेंट्स हैं। इसका मतलब हमें उन दोनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर दोनों एडिंग कंपोनेंट्स हैं, तो पहले हमें लिखें डी ई एक्स। डी ई एक्स क्या होगा, डी ई साइन थीटा। अब डी साइन थीटा, डी की वैल्यू के लेमडा बाई ए साइन थीटा डी थीटा, और देखो कितना उसी वेरिएबल में, जो थीटा हमारा वेरिएबल था उसी के फॉर्म में आ गया। उसी तरह से डी ई वाई इक्वल टू डी ई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा के लेमडा बाई ए, और साइन थीटा यहाँ पर है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक, तो अब हमें ई एक्स पता करना है कि एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, तो इंटीग्रेट कर दें डी ई एक्स, और जब आप इंटीग्रेट करोगे डी ई एक्स को तो ये आ जाएगा के लेमडा बाई ए, तो कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा का, थीटा के रेस्पेक्ट में। और ये कैसे इंटीग्रेट करें, लिमिट हम कैसे सर्च करें, और लिमिट हम सर्च करने के लिए अगर हम इस लाइन, इस थीटा, इस डी क्यू को, ये इस एक्स को इस पॉइंट पर लेके चले आएंगे तो इसके साथ एंगल ये बनेगा, और ये एंगल हम बोलेंगे थीटा 1, और इसी डायरेक्शन में चल रहा है। और अगर हम इस x को, इस पार्टिकल को यहाँ लेके एलिमेंट को चले आएंगे तो उस केस में हमारे पास एंगल ये बनेगा, और इसको हम बोल रहे हैं थीटा 2। तो अब थीटा के फॉर्म में हम वेरिएशन दिखा चुके हैं, तो अगर हम अपना थीटा इस थीटा 1 से चेंज करके कहाँ तक लेके चले जाए, थीटा 2 तक, तो इस थीटा 1 से लेके इसी पूरे रेंज में, इसी पूरे एंगल के रेंज में थीटा 1 से थीटा 2 के बीच में आप देखो कि पूरी की पूरी रॉड आ चुकी है। इसका मतलब हम अपनी लोअर लिमिट थीटा 1 करें और हायर लिमिट थीटा 2 करके इसको इंटीग्रेट कर दें, तो ये फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, और जब इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपके पास माइनस कॉस थीटा, तो के लेमडा बाई ए और माइनस कॉस थीटा, और लिमिट लगाओगे थीटा 1 से थीटा 2, और इसके बाद ये आ जाएगा आपका ई एक्स इक्वल टू के लेमडा बाई ए, और माइनस को हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाली लिमिट चेंज हो जाती है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये आया ई एक्स। और इसे हम कहीं एक जगह लिख लेते हैं, जो हमारा ई एक्स है
एक्स डायरेक्शन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो है के लेमडा बाई ए कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। वैसे ही अब हमें डी ई वाई से ई वाई कैलकुलेट करना होगा। तो जो ई वाई अपना होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई वाई। और इसको इंटीग्रेट करना होगा तो हमें क्या करना होगा, के लेमडा बाई ए और इंटीग्रेट कर दें किसको, कॉस थीटा को, कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। और जब इसे इंटीग्रेट कर दोगे तो ई वाई आपके पास आ जाएगा के लेमडा बाई ए, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन थीटा, और साइन थीटा जो आपके पास आएगा, और इस पर हमको लिमिट लगाना होगा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। ठीक है, कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर देंगे तो साइन थीटा, तो यहाँ से हमारे पास ई वाई मिलेगा के लेमडा बाई ए, और ये आ जाएगा साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। और ये हमारे पास एक्स एक्सिस मतलब ये ई वाई जो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू, तो इसको भी हम लोग यहाँ लिखते हैं। ये है के लेमडा बाई ए, और यहाँ पे पास आ गया साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई और ये एक जनरल रिजल्ट है। इसके बाद फिर अगर मान लो आपसे कोई ये कहे कि इसका कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट जो हम लोगों ने अभी बात की थी उनको एक बार वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या यहाँ से ये सारी चीज़ें मिलती हैं कि नहीं। ठीक, तो अब जो इसके पहले हम लोगों ने प्रूविंग की थी कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ये अगर पॉइंट रहेगा तो उस केस में जो फॉर्मूला आया था उस फॉर्मूले को यहाँ से भी हम लोग चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो अब मान लो कि आपके पास ये चार्ज डिस्क है, बस थीटा कैसे यूज करना है इसी पर खेल खेलना है। इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अगर ये पॉइंट है P, यहाँ पर अगर है ये डिस्टेंस A है, तो अब बताओ बेटा अगर P इधर था तो हम लोगों ने इस सारे को इसी डायरेक्शन में, थीटा 1 भी इसी डायरेक्शन में कैलकुलेट किया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चल के, और थीटा 2 भी एंटी क्लॉकवाइज चल के। लेकिन अब अगर हमें इस पॉइंट से देखा जाए कि इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर से हमें इस पॉइंट को कवर करने के लिए इधर जाना पड़ेगा, और इस पॉइंट को कवर करने के लिए इधर चलना पड़ेगा, और इस पॉइंट को कवर करने के लिए इधर चलना पड़ेगा। और चूंकि अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है तो जितना एंगल इधर जाना पड़ेगा उतना ही एंगल इधर, मतलब इधर जाना है तो माइनस थीटा, और इधर चलना होगा तो प्लस थीटा, सेम थीटा आएगा। ठीक, तो अब अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, इसकी डिस्टेंस समथिंग है, तो हम ई एक्स और ई वाई का रिजल्ट अब देखते हैं। हम ये वाली चीज़ यहाँ से हटाते हैं, बस ये फॉर्मूला रखे रहेंगे, बाकी चीज़ें हम यहाँ से हटाते हैं। अब देखो हम इसको क्या करेंगे, सेम थीटा हमारा अब माइनस थीटा से प्लस थीटा तक जाना है, तो अब आप बताओ ई एक्स क्या होगा, के लेमडा बाई ए, और यहाँ पर लिखेंगे कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। ऐसे था ये पॉइंट, ये P पॉइंट अगर ऐसे है तो ये ऐसे था, और यहाँ रॉड हमारी थी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, तो ये हमारा क्या था थीटा 1, और ये क्या था थीटा 2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में थीटा 1 आया है, और थीटा 1 आपका क्या है, इधर वाली लिमिट माइनस थीटा, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू भी कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0, और आपको ई एक्स क्या मिलेगा 0। मतलब एक्स डायरेक्शन में
इसका x डायरेक्शन क्या है, अब देखो इसका x डायरेक्शन ये है या फिर ये है, तो इसके x डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट है वो नहीं मिल रहा है। और आप याद करो कि ये चीज़ हम लोग करते थे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो वो कैंसिलिंग कंपोनेंट था, वो कैंसिल होता था, केवल एडिंग कंपोनेंट वर्टिकल था, मतलब y डायरेक्शन में था, तो Ex 0 होगा। अब अगर हम Ey पता करें तो Ey क्या है, k लैम्डा बाई a, और यहाँ पर साइन थीटा 2, तो थीटा 2 की जगह पर हमको क्या करना होगा, थीटा माइनस साइन थीटा 1, और थीटा 1 की जगह पर क्या लिखना होगा, माइनस थीटा, क्योंकि हम यहाँ पर बात किए तो देखो ये हमारा क्या है, थीटा 1 इक्वल टू माइनस थीटा एंड थीटा 2 इक्वल टू प्लस थीटा हमें यूज करना है। तो हम इस तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से दोनों एंड्स पर पहुँच जाएंगे। तो थीटा 2 लिखना है तो थीटा 2 की जगह पर हमने क्या लिखा, थीटा, और थीटा 1 लिखना था उसकी जगह पर हमने माइनस थीटा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस आ जाएगा, और ये आ गए आपके पास साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा, तो 2k लैम्डा बाई a इंटू साइन थीटा। ठीक है, 2k लैम्डा बाई a। साइन थीटा क्या होगा यहाँ पर, अगर हमें थीटा देखना है तो अगर ये देखो ये लेंथ कितनी है l/2, ये कितना है a, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अगर थीटा हमारे पास ये है तो साइन थीटा अंडर रूट क्या हो जाएगा, l²/4 प्लस a²। ठीक, तो यहाँ पर अब उस साइन थीटा को लिख दो, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर l/2 डिवाइडेड बाई l²/4 प्लस a², और इसको जब सॉल्व करोगे तो 2k लैम्डा बाई a, और यहाँ पर l/2 है तो ये l/2 से बेटा ये वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगी l अपॉन अंडर रूट l² प्लस 4 a²। ठीक, अब इसको आप देखोगे लेम्डा की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, Q/L, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो ये हो जाएगा 2k Q/L, से L कैंसिल हो जाएगा, a, और अंडर रूट क्या होगा, l² प्लस 4 a²। और यही रिजल्ट हम लोगों ने जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इसके पहले जो प्रूविंग की थी, तो वो रिजल्ट हम लोगों ने पाया था कि अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट है, a डिस्टेंस पर है उस रॉड से, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा y डायरेक्शन में होगी, और उसका फॉर्मूला ये है। ठीक, अब बेटा इसके बाद अगर आप देखो इस पे कि कुछ कंडीशंस हम लोग और ड्राइव करते हैं, और उन कंडीशन से कुछ रूल्स या कुछ रिजल्ट्स और हम लोग निकालते हैं। एक कंडीशन ये है, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर देख लिया इसी सेम फॉर्मूले से। अब अगर हम ये कहें कि हमारा जो P पॉइंट है इस रॉड से, ये P पॉइंट, जैसे ये रॉड था और इसका रिजल्ट ये है, इस रॉड से ये P पॉइंट बहुत ही दूर है, लेकिन जहां पर भी है वो यहां से a डिस्टेंस ऊपर है, तो इससे इसकी डिस्टेंस बहुत दूर है। जब बहुत दूर पॉइंट है बेटा, मतलब अगर ये पॉइंट P इस रॉड से काफ़ी दूर होगा, अगर बहुत दूर है, तो उस केस में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आप बताओ क्या बनेगा। बहुत दूर से अगर किसी भी पॉइंट को आप अगर देखोगे, ऐसे बहुत दूर से इस पॉइंट को देखोगे, तो वो एंगल, क्योंकि बहुत दूर से ये वाली लेंथ तो लगभग 0 मिलेगी, तो ये एंगल 90 डिग्री, और ये एंगल भी आपका क्या दिखेगा, 90 डिग्री। अब ये पॉइंट P अगर इधर होगा तो बहुत दूर से देखोगे तो ये वाला एंगल -90 और ये वाला एंगल +90, मतलब दोनों के दोनों -90 में ही दिखेंगे, और इधर से दोनों के दोनों 90 +90 दिखेंगे। इसका मतलब दोनों का एंगल, अगर इफ P इज फार अवे फ्रॉम द रॉड, अगर हम बात करें कि if, कंडीशन ये है कि if P is far away from the line charge, अगर
बहुत दूर होगा तो आप खुद इमेजिन करो कि θ1 की वैल्यू भी 90 डिग्री होगी और θ2 की वैल्यू भी 90 डिग्री होगी। सपोज करो हम यहाँ फिर से बनाते हैं, ये मान लो आपके पास लाइन चार्ज है और यहाँ पर ये पॉइंट है P। तो अब बेटा अगर यहाँ से अगर आप इसको मिलाओगे तो ये एंगल कितना बन रहा है, लगभग 90 के नज़दीक है। और अगर तुम इसको मिलाओगे तो ये एंगल भी क्या बन रहा है, लगभग 90 के नज़दीक। तो दोनों एंगल अब सेम हो गए। जब दोनों एंगल सेम तो cos 90 माइनस cos 90, और यहाँ पर लिखेंगे sin 90 माइनस sin 90। तो ये cos 90 माइनस cos 90 जीरो और sin 90 माइनस sin 90 ये भी जीरो। तो इस केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि EX भी हमारा जीरो होगा और EY भी क्या होगा, जीरो। और याद करो हम लोगों ने जब पहला वाला जो क्लास था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 1, इसमें एक डिमॉन्स्ट्रेशन हमने दिखाया था और वहाँ पर एक प्लास्टिक की रॉड को ही हमने क्या किया था, रब करके उसके ऊपर चार्ज लाए थे और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर भी था। और उससे काफ़ी दूर पॉइंट पर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल था तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि उतने दूर भाई उसकी अपनी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, तो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी दूर तो पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी। इसका मतलब वहाँ पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। ठीक, तो ये तो हमने एक काम कर लिया कि बहुत ही दूर है। अब दूसरा हमने देख लिया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर क्या रिजल्ट आएगा, उसको भी हमने देख लिया। अब हम मान लो ये बात कहते हैं कि चार्ज, ये पार्टिकल जो P है, ये पॉइंट P है, ये इस रॉड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर नहीं है, कहीं पर भी है, रैंडमली यहाँ पे है, डिस्टेंस इसकी A ही है। ठीक, तो अब हो सकता है कि ये हमारे पास ये कुछ x लेंथ है तो ये L माइनस एक्स होगा, ये अलग बात है। ठीक, तो ये पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए तो इसे हमें करना होगा, तो यहाँ से हमें इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। इसको कवर करने के लिए हमें इधर जाना पड़ेगा। तो θ2 तो हम इधर जाएंगे लेकिन हम θ1 निगेटिव में जाएंगे। तो इस केस में हमारे पास जो θ1 होगा वो क्या होगा, मतलब माइनस θ1 आएगा और θ2 तो आपका सेम वही होगा, θ2 ही होगा। और फॉर्मूले में जब हम इसे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस केस में अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो इस केस में क्या आ जाएगा, k लैम्डा बाई a और cos θ1 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ माइनस θ1 करोगे तब भी सेम आएगा, तो आ जाएगा cos θ1 माइनस cos θ2। लेकिन EY क्या हो जाएगा, k लैम्डा बाई a और ये आपके पास sin θ2 तो सेम वही होगा, sin θ2, और यहाँ पर माइनस साइन थीटा ऑफ माइनस साइन θ1 करेंगे तो माइनस माइनस मिलके ये प्लस, इसको हम लिख सकते हैं sin θ1। हमने ये जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो फॉर्मूला ये था कि चार्ज, ये लाइन चार्ज ये था, P पॉइंट यहाँ पे था, तो यहाँ से ये एंगल θ1 था और ये एंगल हमारा θ2 था। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो पॉइंट यहाँ पर है, तो इधर जाने के लिए हमें इधर पीछे जाना पड़ेगा और इधर जाने के लिए θ1 इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, तो वो रिजल्ट हमारे पास ये मिलेगा। अब मान लो आपके पास यहीं से, इसी रिजल्ट से हम एक रिजल्ट और बात करेंगे और वो बात हो जाएगी इनफाइनाइट लाइन चार्ज की। और आप खुद बताओ कि अगर ये इनफाइनाइटली लार्ज लाइन होगी तो उस केस में, अगर ये लाइन इनफाइनाइटली होगी मतलब यहाँ तक प्लस, इधर प्लस इनफाइनाइट तक जा रही है और ये यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट तक जाएगी, तो उस केस में अगर इनफाइनाइट, फॉर इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, अच्छा इनफाइनाइट लाइन चार्ज होगा तो उस केस में आप बताओ कि ये θ1 क्या होगा। अगर ये इनफाइनाइट होगा तो इस पॉइंट P से देखा जाएगा तो ये एंगल जो बनेगा वो लगभग 90 डिग्री के नज़दीक बनेगा लेकिन निगेटिव में, और ये एंगल बनेगा तो वो 90 डिग्री पॉजिटिव में बनेगा। इसका मतलब अगर इनफाइनाइट लाइन चार्ज है तो θ1 इक्वल टू माइनस 90 डिग्री और θ2 इक्वल टू प्लस 90 डिग्री। ठीक,
और इसको हम वहाँ पे पुट करेंगे तो उस केस में अब Ex देखा जाए, Ex क्या होगा, Ex cos थीटा 1 की जगह -90, cos -90 की वैल्यू क्या होगी 0, और cos थीटा 2 भी आप 90 रखोगे तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी 0। तो Ex तो आपका 0 मिलने वाला है। बात करेंगे Ey की। अब Ey देखो, k लैम्डा बाई a, ये तो आ गया। इसके बाद साइन थीटा टू साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1, माइनस साइन ऑफ -θ1 तो -90, साइन ऑफ -90 इक्वल टू माइनस साइन 90 और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू 1, और ये आपके पास आ जाएगा k लैम्डा बाई a। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, k की जगह पर वैल्यू रख दें तो 2 इंटू के की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लेमडा को लेमडा ही रखें और ये a को ऐसे रखें, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a, और ये हमारे पास एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज के वजह से किसी भी पॉइंट पर, किसी भी परपेंडिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले को हम लोग गॉस लॉ से भी प्रूव करेंगे, और वहाँ पर एक सिमेट्रिकल सिस्टम बना के, और उसके बाद वहाँ से हम ये बात करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके पास कुछ रहे कंडीशंस। इसमें और भी वेरिएशन आप चाहो तो कर सकते हो। जैसे आप बात कर सकते हो सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज की। सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करें सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज, सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज का मतलब ये है कि ये हमारे पास लाइन चार्ज इधर तक गया है इनफाइनाइट पे, और यहाँ पर ये पॉइंट P यहीं पर है जस्ट। इसका मतलब अगर ये P यहीं पर है तो इसके साथ इसका एंगल θ1 तो 0 होगा। याद करो भाई, यही तो एंगल था इस परपेंडिकुलर से। इसी अगर ये यहाँ तक आ जाए तो हमें इसको मेजर करने के लिए कुछ चलना ही नहीं पड़ेगा। θ1 क्या हो जाएगा 0, और θ2 क्या आ जाए 90 डिग्री। अब θ1 0 और θ2 90 डिग्री आ जाएगा। तो भाई देखो, इसके वजह से आपके पास θ1 की वैल्यू अब 0 पुट करो और θ2 की वैल्यू आप 90 पुट करो, वो करके देखो आपके पास क्या आएगा। ये हम सेमी इनफाइनाइट की बात यहाँ पे कर देते हैं थोड़ा सा। तो देखो θ1 0 पुट करो तो Ex k लैम्डा बाई a, और cos θ1 की वैल्यू, ये cos 0 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1, माइनस cos θ2 90, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0। तो ये हो जाएगा k लैम्डा बाई a, और Ey देखा जाए तो ये हो जाएगा k लैम्डा बाई a, वहाँ पर है साइन θ2 की वैल्यू 90, तो ये आ जाएगा 1, और माइनस साइन θ1 इसकी वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यू आपके पास ऐसे आ जाएगा। ये भी आप मिल जाएगा k लैम्डा बाई a। यहाँ से दोनों जगह से आपको सेम वैल्यू ये मिले, और इससे हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। और याद करो कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पर एक बात की थी कि अगर हमारे पास ये एक लाइन चार्ज है तो इसके वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे बनेगी, अगर ये पॉजिटिव लाइन चार्ज था तो। और हमने ये भी बोला था कि कॉर्नर्स पे फ्रिंज बनते हैं, कॉर्नर्स पे लाइन ऐसे होती है इस तरीके से। और यहाँ देख लो कि ये एक लाइन चार्ज ही तो है। तो इस पॉइंट पर हम बीच पे थे, इस पे कहीं पर थे, तो हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यू केवल और केवल वाई डायरेक्शन में थी। इधर सब वैल्यूज़ तो मिल रही थी इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से, क्योंकि इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से Ex 0 था। लेकिन अगर हम इस तरह की कंडीशन ले ले सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज, तो यहाँ पर इसमें हमारे पास Ex भी होगा और Ey भी होगा। अगर जस्ट इसके नीचे किसी पॉइंट पर ले लेंगे तो यहाँ भी हमारे पास Ex होगा
और EY होगा। अब अगर ऐसे है इसका मतलब कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे ही तो होगा, इस पॉइंट पर दोनों डायरेक्शन मिल रही है ना, तो इसका मतलब ये भी कंपोनेंट है और ये भी कंपोनेंट है। तो एक जनरल हम बात ये करते हैं कि अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट इस तरह की लाइन चार्ज है तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर फील्ड हमेशा एकदम ऐसे मिलेगी, या फाइनाइट लाइन चार्ज है तो फील्ड ऐसे मिलेगी। जैसे जैसे हम दूर चलते जाएंगे तो हमारे पास फील्ड जो है ये इस डायरेक्शन में ऐसे होती जाएगी। आप चाहो तो इस पर आप फॉर्मूला बना के देख सकते हो। पॉजिटिव चार्ज होगा तो बाहर की तरफ लाइन ऐसे बनेगी, तो ये क्योंकि यहाँ पर तो केवल y डायरेक्शन में ही, यहाँ पर हमारे पास दोनों डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर भी हमारे पास दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पर भी हमारे पास दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पर भी हमारे पास दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो अगर हम देखा जाए तो ये अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम का आप ओरिजिन मान लो तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाइट आपकी क्या होगी, एक फाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से, अगर ये फाइनाइट लाइन चार्ज है तो इस फाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में होगी, और जैसे हम इधर जाएंगे तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डायरेक्शन में होगी, यहाँ भी दोनों डायरेक्शन में होगी, यहाँ भी दोनों डायरेक्शन में होगी। तो हम लोग बात जो करते थे ना कि इसके कॉर्नर्स पे क्या बनता है, फ्रिंज बनता है। फ्रिंज का मतलब एक सर्कुलर लाइंस आपकी बनेंगी और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। तो कॉर्नर्स को छोड़ के हम बात करते थे कि एक लाइन चार्ज जो है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमेशा क्या आती है, वर्टिकल, मतलब उसके लाइन से हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो ये एक प्रूविंग भी है कि आप बताओ कि कॉर्नर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों फ्रिंजेस बनाते हैं। तो फ्रिंजेस बनाने का ये सारा रीजन यहाँ पर प्रूविंग के साथ हम लोगों ने देख लिया है। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोगों ने केवल और केवल लाइन चार्ज के बारे में बात की और फाइनाइट लाइन चार्ज, और लास्ट में हम लोगों ने बात की इनफाइनाइट लाइन चार्ज की और सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज की, और उससे किसी भी पॉइंट पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की। मतलब इन पॉइंट से के परपेंडिकुलर पर कोई उस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर कोई एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया। तो अब अगली क्लास में हम लोग प्योरली केवल इन सभी पर जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे, चाहे वो आपके बोर्ड से रिलेटेड हों, चाहे जेईई मेंस से हों, एडवांस से हों, नीट से हों, उन सारे न्यूमेरिकल्स को अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए और उसके बाद तो फिर हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।